brought to you by Biz Analyst. नेता नगरी के दूसरे सत्र में हम बात करने वाले हैं पंजाब विधानसभा चुनाव की। हमको शुरुआत में ऐसा लगा था कि सबसे नॉइजी और सबसे पावर पैक चुनाव अगर कहीं होगा, जो सबसे ज्यादा न्यूज जनरेट करेगा, वो होगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस एक्सपेक्टेशन को पूरा पलट दिया है पंजाब ने। जितने डेवलपमेंट्स और जितने तरह के डेवलपमेंट्स वहां पे, खासकर इस हफ्ते में, जिस हफ्ते में नेता नगरी के इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारी एक टीम वहां पे मौजूद है अभी। रजत और रूहानी हमारे साथ में है और हमारी एक टीम वहां से हो आई है कुछ इंटरव्यूज कंडक्ट करके, जिसमें है सौरभ। आप तीनों का स्वागत है नेता नगरी में। और ओपनिंग रिमार्क्स में चाहता हूं पहले आप दोनों के, और मैं चाहता हूं रूहानी स्टार्ट करें कि वाइब क्या है चुनाव की वहां पे अभी। मतलब हम तो यहाँ पे शोर शराबा ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। मतलब पंजाब में या तो वो लीड बनेगी या तो वो क्लोजिंग बनेगी। मतलब ऐसे सुर्खियों टाइप की कोई खबर नहीं आती है पंजाब से, सब बड़ा हो रहा है। वाकई मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत ही सरप्राइजिंग चीजें होती हैं और दिन ब दिन कुछ ना कुछ नए बयान पॉलिटिशियंस दे रहे हैं। और इन सब के बीच जो लोग हैं, लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या इस बार का चुनाव रहेगा, और बहुत ही टाइट गेम रहने वाली है। और किसी से भी पूछो कि क्या माहौल लग रहा है, तो कोई भी ऐसे स्पष्ट एक आंसर नहीं है किसी के पास। तो उस चीज को लेके हाँ डेफिनेटली बहुत ही दुविधा है। मुद्दे की बात ये है कि कह रहे कि क्या है, तो पंजाब इस वक्त कह रहा है कि वाइब तेरी मेरी नहीं मिलती। गाना था ना दिलजीत का, वाइब तेरी मेरी मिलती या किसी की नहीं मिल रही है, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। तो वो हाल है। रूहानी, आपने कर लिया अपनी बात? हाँ, यही सवाल मेरा। अच्छा, तो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। हाँ। कि डेवलपमेंट हो रही है रोज, तो आप देखिए डेवलपमेंट इतनी ज्यादा और इतनी नेक टू नेक हो रही है कि मैनिफेस्टो नहीं आया था कांग्रेस का अभी तक। वो अभी शाम को कुछ एक चंद घंटे पहले, अगर मैं आज 18 तारीख की बात करूं, चंद घंटे पहले आया है। और लोग कह रहे थे यार कि सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। कम से कम मैनिफेस्टो तो ले आओ अपना। मैनिफेस्टो से हमें पता लग जाए कि आसान होता है ना लोगों का। मैनिफेस्टो में जो लिखा होता है उसके बाद कान पकड़ने और अपना रोष व्यक्त करने का अच्छा जरिया हो जाता है लोग। इसके आपने कहा था करोगे और नहीं किया। तो कांग्रेस की लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। कह रहे हैं कि 8 सिलेंडर देंगे और 1100 रुपए औरतों को देंगे, जिसका नवजोत सिंह सिद्धू ने विरोध किया था जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम 1000 रुपए देंगे। तो कहते कि ये तो बेइज्जती है कि लड़कियों की, लेकिन फिर पॉलिटिक्स तो अपने लेवल पे होती है, तो वो भी हो रहा है। और 8 सिलेंडर से अगर मैं आपको बताऊं तो एक बड़ा धांसू गाना चल रहा है पंजाब में 8 सिलेंडर के नाम पर। जो धुरी से चुनाव लड़ रहे हैं गोल्डी जी, और उनके खिलाफ भगवंत मान उतरे हैं। तो गोल्डी की जो वाइफ है, गोल्डी की वाइफ ने अभी प्रियंका गांधी आई थी जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने बात करने से मना कर दिया, भाषण देने से मना कर दिया। वहां पर उन्होंने भाषण दिया कि प्रियंका गांधी आई है, हम लोग 8 सिलेंडर देंगे और 1100 रुपए देंगे। तो अब उसका गाना बना दिया है। पंजाब में कोई भी चीज पार लग नहीं पाती जब तक गाना ना बने। तो वो गाना बना दिया गया 8 सिलेंडर, और इतना खतरनाक गाना है। अगर उस पर कॉपीराइट का इशू ना हो तो आई थिंक वो हमें नहीं, पर हम वो नहीं लगाएंगे। पर मैं निखिल और अपने दर्शकों को कहूंगा कि वो 8 सिलेंडर मतलब 8 सिलेंडर लिखकर सर्च करें, एक लाइन के ऊपर क्या गाना बना दिया। तो जितना रोचक वो गाना है उतना ही रोचक पंजाब का चुनाव है इस बार। और मजा आया, मतलब हम लोगों को घूम के। मैं लोकसभा के टाइम भी गया था 2019 में, तब मुझे इतना मजा नहीं आया था तब, क्योंकि लोग संकोच करते थे बात करने में और बात नहीं कर रहे थे बहुत ज्यादा। इस बार इतनी हीटेड कॉन्वर्सेशंस है लोगों के बीच में। आप गाड़ी से उतरते हैं और आप यकीन मानिए कि किसी को ना भी पता हो कि ये कोई चैनल है, वो सिर्फ चुनाव यात्रा पढ़ते हैं और चुनाव यात्रा पढ़ते ही पूछने लगते हैं किसकी सरकार आ रही है जी इस बार। तो मैं कहता हूँ जी आप बताओ, आप चुनेंगे। तो लोग, पहली चीज जो एटलीस्ट नीचे मालवा रीजन की अगर हम बात करें, या 69 सीट्स आती है, तो उधर तो लोग बोले जी बदलाव चाहिए जी इस बार था। तो हमने कहा अच्छा बदलाव चाहिए तो कौन, अकाली दल चाहिए कौन जी? कहते फिर 2 मिनट रुकते हैं, कुछ एक लोग एक पार्टी का नाम लेते हैं और कहते हैं बदलाव होना चाहिए। बदलाव वाला सेंटिमेंट आई थिंक पूरे पंजाब में ही 2022 में है। मतलब अब वो बदलाव किसके हिस्से में आएगा ये देखने वाली चीज होगी। ये बात है। और मैं जब इससे पहले भी, अभी तो क्योंकि हम पिछले 2 हफ्ते से चुनाव कवर कर रहे हैं, इससे 2-2.5 महीने पहले भी जब हम बात किया करते थे ना इस बार पंजाब में कैसा चुनाव होने वाला है, मैं लोकल जर्नलिस्ट से भी बात करता था तो यही कंक्लूजन निकलता था कि इस बार का चुनाव पर्सनैलिटी सेंट्रिक होने वाला है। बड़े बड़े नाम हैं, उन नामों के जैसे आप कहीं भी जाएं तो जैसे कि चन्नी का चल रहा है,
कि चन्नी है तो सही है साडे मसले करता हल चन्नी। एक जगह गए हम, बड़ा ही कैची और रूहानी, और मैं देखकर हैरान रह कि डिम्पी कोई कैंडिडेट थे, तो उनकी डिम्पी की फोटो लगी है, डिम्पी लिखा बड़ा बड़ा और लिखा डिम्पी ही सही है, कोई टैगलाइन नहीं, कुछ नहीं है, डिम्पी ही ठीक है, डिम्पी ही ठीक है। तो मैंने कहा इनको एफर्ट भी नहीं मारना पड़ा टैगलाइन में। तो पर्सनैलिटी सेंट्रिक चल रहा है हर जगह। उतरते हैं कोई बोलता सिद्धू जीतेगा, कोई कहते हैं भगवंत जीतेगा, राजा वड़िंग जीतेगा। तो सारी जगह अगर आप पैन पंजाब की बात करें तो पार्टी से भी ज्यादा रोचक इस वक्त लोग हो चुके हैं यहाँ पे। मैं जिस बदलाव की आप बात कर रहे थे, और वो ठीक है, मतलब उसमें किसका नाम ले, मतलब वो ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेस वर्क नहीं है कि बदलाव का मतलब सीधे सीधे किस पार्टी के नाम से निकाला जाता है। आम आदमी पार्टी को वो कम से कम उस कॉन्वर्सेशन की डायरेक्शन वही है। तो मैं ना ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मैंने ना शुरू में भी आपसे ये पूछा था कि यार वाइब क्या है, वाइब और हाइप दोनों आम आदमी पार्टी की पिछले चुनाव में भी था, ठीक जी ठीक है। और वो सबसे विजिबल चीज पंजाब चुनाव की वही थी, उसी ने सबसे हटके उसको बना दिया था पिछले इलेक्शन में। वो कैरी नहीं हुई लेकिन इलेक्टोरल रिजल्ट पे इस बार हम फिर से वही देख रहे हैं कि वाइब और हाइप इस बार भी आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े न्यूज मेकर भी फिलहाल पंजाब में वही बने हुए हैं जी। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ऐसा लगता है कि मतलब इस बार ज्यादा प्रोमिनेंट है, इस बार या ज्यादा प्रोमिनेंटली बदलाव की बात हो रही है, और आप उसको कितना धरातल पे उतरते हुए देख रहे हो? मतलब उसमें हम जाएंगे, जो फ्रैक्चर है कांग्रेस का, उसका जो मेल्टडाउन है लीडरशिप का, या जिस भी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक अलग सवाल में रखा हुआ है। पहले मैं उस वाइब वाले एंगल पे चलता हूँ। मैं ये सवाल जो आप कर रहे हैं बहुत सारे जर्नलिस्ट कर रहे हैं, 2017 की बार बार बात हो रही है, लेकिन 2017 में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि 2017 में जब चुनाव थे उससे एक साल पहले माघी मेला हुआ 2016 में। अरविंद केजरीवाल वहां आए, पीली पगड़ी पहनी, ग्रीन स्वेटर पहना, और लोगों को लगा कि यार ये बंदा जो भाषण देता है बिल्कुल बढ़िया है, सब सही है। और छोटेपुर उस वक्त पार्टी के प्रधान थे, यहाँ पर सब बढ़िया चल रहा था। जो लोग अभी कहते हैं ना कि सर्वे ऐसे आ रहे थे लेकिन जब चुनावों का नतीजा आया तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। मैं पर्सनली अगर बात करूं, मेरे लिए आम आदमी पार्टी की हार सरप्राइजिंग नहीं थी। सरप्राइजिंग ये था कि इतनी ही वोटों पर सिमट के रह गए। मुझे ये था कि जैसे जैसे आम आदमी पार्टी का चुनाव की जो हाइप इतनी ऊपर थी, ग्राफ यहां पर था, वो नीचे ही आया। और वहीं कैप्टन अमरिंदर के साथ प्रशांत किशोर जुड़े, उन्होंने कॉफी विद कैप्टन जैसे सेगमेंट शुरू करे, उनका ऊपर गया। छोटेपुर हटते हैं, फिर बीच में से और लोग छूटते जाते हैं, सुखपाल खैरा आ जाते हैं, गुरप्रीत कुग्गी को पार्टी कन्वीनर, मतलब 10 तरह की चीजें हो रही थी। ये सब बौखलाहट थी उनकी। और अंदरूनी खाते भी जो लोग बात कर रहे थे वो यही कह रहे थे दुर्गेश पाठक और संजय सिंह यहाँ पर डेंट पहुंचा रहे हैं। ये चुनाव से पहले की बात है। पर क्योंकि जब हम पंजाब से बाहर रहते हैं तो हम सिर्फ हेडलाइन से मूव होते हैं। वो हेडलाइन सीधा यही आती कि पहले जीत रहे थे अब हार गए। तो पिछली बार सरप्राइजिंग इतनी कम सीट आना था, हारना नहीं था मेरे हिसाब से। इस बार जो अच्छी चीज है जो इनके सपोर्ट में जा रही है वो ये जा रही है कि जो इनकी प्लानिंग है, जो इनकी रणनीति है ना, आप ये मानकर चलिए कि भगवंत मान जहां पर भी खड़े हैं, भगवंत मान का जहां पर भी जिक्र हो रहा है, उसके सामने वो लिमिटाइजर लगाने के लिए साथ में अरविंद केजरीवाल खड़े हैं चीजों को संभालने के लिए। तो वो जितना मर्जी मना करते रहे कि सुपर लिमिटाइजर मैंने कि देखिए भगवंत मान जो है ना वो फैलते हैं, ठीक है, वो उनको क्राउड इकट्ठा करना आता है। उनको ये नहीं पता कि लिमिटेड स्टेज पे जब मेरे को सिर्फ एंकर को जवाब देना है, वहां पर मेरे को किस मौके पर एग्रेशन दिखाना है, किस मौके पर नॉर्मल है, क्योंकि उनकी पिच हाई है, जो कि शायद पंजाब से बाहर रहने वाले लोग कई बार नहीं समझ पाते। लोगों को लगता है यार ये तो फालतू की बात कर रहा है या ये तो कैजुअली बात कर रहा है, लेकिन पंजाब के ऑडियंस को यही जमता है। तो अर्बन वोट को सेटल करने के लिए अरविंद केजरीवाल इंटरवीन करते हैं। और आप यकीन मानिए कि भगवंत मान सीएम फेस है यहाँ पर, लेकिन जितने बैनर, जितने होर्डिंग्स लगे हुए हैं उसमें अगर मैं तुलना करूं तो अरविंद केजरीवाल का नाम ज्यादा है, भगवंत मान का कम है। अरविंद केजरीवाल चाहे इसको डिनाई करते रहे। तो जिस दिल्ली मॉडल की बातें लोग किया करते थे, पंजाब में लोग उसी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ एक लोग जो शायद उनके समर्थक भी हो सकते हैं या उन्होंने चेक भी किया, और लोग ऐसा कह रहे हैं कि जब हम दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर टिके थे ना, तब हमने इनके स्कूल देखे, जाकर हमने इनके मोहल्ला क्लिनिक देखे, ये दिल्ली में बहुत बढ़िया काम कर दिया, हम तो इसलिए वोट देंगे। ये पर इनकी मात्रा बहुत कम है, दिल्ली मॉडल वालों की। ज्यादा मात्रा उन्हीं लोगों की है कि यार अलग अलग डिजिट देते, 40 साल 70 साल हमने और पार्टियों को दे ली, इनको भी देके देख लेते हैं। तो जो पंजाबी पर्सनैलिटी है ना, उसमें रिस्क टेकिंग फैक्टर इन्वॉल्व है। वो 2014 के नतीजे भी बताते हैं, जब 4 सांसद चुन के भेजते हैं तो वो रिस्क लेने को तैयार है, क्योंकि ये समृद्ध लोग हैं, एनआरआई का पैसा आ रहा है, गांव से ज्यादा आपको टाउन दिखते हैं यहाँ पर। तो ये लोग कहते हैं इस बार फिर रिस्क ले लेते, क्या करेंगे, 5 साल में और डुबो देंगे, डुबवा लेंगे, वो वाली बात। फेयर एनफ।
रजत, मुझे ना एक चीज जाननी थी, जैसे जब लेफ्ट का मेल्टडाउन हुआ वेस्ट बंगाल में, तो उसको मतलब लोग बहुत बताते हैं कि वो सिर्फ एक वो सिंगूर या नंदीग्राम अगर वो नहीं करते, या वो जिस तरह से बाद में जो एक काफी टॉप डाउन स्ट्रक्चर वहां पार्टी का बन गया था, वो सब नहीं होता तो वो हारते, और फिर एक लीडर उसमें से निकलता है उन दो आंदोलनों में से, और वो ममता बनर्जी है, और वो उस इमेजिनेशन को वो कैप्चर करके चुनाव जीत जाती हैं। एक दूसरी रीडिंग इसकी ये है कि आप उस जो लेफ्ट का मेल्टडाउन वहां पे हुआ, उसको आप उन दो आंदोलनों के अंदर कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक जिसको कहते हैं ना, वो किताब का आखिरी पन्ना है। वैसी चीज क्या पंजाब के रिस्पेक्ट में भी हम कह सकते हैं कि अगर ये आखिरी साल जो कांग्रेस का खराब बीता, एक फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट वो चला रहे थे, लेकिन आखिर उनकी लीडरशिप को लेकर के इश्यूज हुए जो शुरुआत से चल रहे थे, इतने बुरी तरह मटेरियलाइज हुए कि आपका एक बहुत सीनियर लीडर कुर्सी भी छोड़ देता है, पार्टी भी छोड़ देता है फ्लोट होके, अब वो पर्चा भर रहे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट्स के खिलाफ। फिर आप देख रहे हैं कि जो बैड प्रेस है पंजाब की गवर्नमेंट उसको कभी भी हैंडल नहीं कर पाई, वो पूरे टाइम कैप्टन का जो पूरा टेन्योर है वो जवाब देने में गया है, वो कभी पोजीशनिंग नहीं कर पाए कि मैं ये नई चीज कर रहा हूँ, वो नई चीज कर रहा हूँ, जैसे योगी आदित्यनाथ वहां स्टैब्लिश होते हैं यूपी में। तो मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या मतलब जो कांग्रेस का जो फॉल फ्रॉम ग्रेस है, मैं नहीं कह रहा कि इलेक्शन हार जाएंगे वो, क्या वो बहुत पहले शुरू हो गया था, और उसकी वजह क्या पाते हैं आप, जितना आपने घूमा है पंजाब उसमें? देखिए, मैं अगर अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताऊं तो मुझे लगता है कि कैप्टन का जब तक टेन्योर था तब तक ठीक चल रहा था, तब तक लोग पर्सनली मुझे लगता है कि अपर हैंड पर कांग्रेस को लेकर चल रहे थे। लेकिन फिर पार्टी की इतनी ज्यादा रिफ्ट रही, क्यों बदला गया कैप्टन को? सिद्धू साहब ने ये बातें गिनाई कि बेअदबी पे कुछ नहीं हुआ, ड्रग्स मामले पे कुछ नहीं हुआ, हमारी सरकार होती तो हम ये कर रहे थे, इसलिए सीएम बदलो सीएम बदलो सीएम बदलो। सीएम बदल दिया। मैं कल राणा गुरजीत जी का इंटरव्यू कर रहा था, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है। मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कहा फिर क्या डिलीवर कर पाए आप? कहते डिलीवर तो हम नहीं कर पाए। तो लोग कह रहे हैं यार, तुमने अगर पार्टी का अपना नेता बदला, तुमने मुख्यमंत्री बदल दिया, कम से कम तुम फिर जिस चीज या प्रॉमिस के साथ आए थे तुम वो डिलीवर तो करते। तो वो जो एक स्टेबिलिटी चलती आ रही थी ना बिल्कुल कैप्टन अमरिंदर के रहने से, और अगर आप पिछले चुनाव भी देखे, आप 2002 का चुनाव देखिए, 2017 का चुनाव देखिए, जब जब कैप्टन को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया, पार्टी बड़े मार्जिन से जीती है। 2002 में 62 सीट्स जीती थी, 2017 में 77 सीट्स जीती थी, 2012 में इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि यही हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे या नहीं होंगे, खामियाजा भुगता, और भी कई वजह थी लेकिन ये भी थी। लेकिन कैप्टन के बारे में हर कोई एक बात कहता है कि वो नपे तुले और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बातें उनकी बिल्कुल क्लियर कट होंगी। ये जो जरूर एक्यूज किया जाता है कि यार बादलों से मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए, इसका काउंटर करते हैं अमरिंदर, लेकिन उनकी जो एक छवि है वो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर की है। उस लिहाज से जो अगले इन्होंने सीएम बनाए, उनकी क्या छवि है? उनकी जो छवि है, जो वो खुद भी चाह रहे हैं कि बनी रहे लोग हैं, वो है आम आदमी की, कि बिल्कुल आम आदमी हूं जी, मैं आपके जैसा हूं। पर लोग कहते हैं यार हमारे को तो काम करने वाला बंदा चाहिए था ना। तुम लोग बड़े बड़े इश्तिहार देकर तो ये कह रहे हो कि चन्नी करदा साडे मसले हल, लेकिन वो मसले हल मेरे को ग्राउंड पे भी तो दिखे। मतलब वो सब चीज दिखती है कि चन्नी चलती गाड़ी से उतर जाते हैं, बात करने लगते हैं, जो कैप्टन को काउंटर करती है कि कैप्टन तो अपने फार्म से ही कभी बाहर नहीं निकले। बड़े 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 नेता कहते हैं हम उनके दरबार में नहीं जाया जा सकते। इन सब का काउंटर तो होता है, लेकिन पंजाब कहता हमारे को इसके थोड़ी हल चाहिए थे। हमारे इधर ग्राउंड वाटर कितना नीचे चला गया, हमारे इधर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा, हमारे इधर माइग्रेशन इतनी ज्यादा, इसके बारे में कौन बात कर रहे? कह रहे इस बारे में तो आप लोग बात ही नहीं कर रहे, इस बारे में बात की जानी चाहिए थी। तो लोगों का कहना है कि यार आप सीएम तो आपने बदल दिया, पर वो क्या डिलीवर करके गए हमें बताओ। जब चन्नी सीएम रहते हैं, टंकी पर टीचर्स चढ़े रहते हैं, तो लोग कहते हैं कि क्या जो सरकारी टीचर्स की भर्तियां थी और भर्तियां जो निकली, क्या वो मसले हल हो गए? तो इससे अच्छा उनको लगता है कि यार एटलीस्ट जब तक कैप्टन थे तब तक स्मूथ चल रहा था सब, क्योंकि कैप्टन का जाना भी ऐसा नहीं था कि वो कड़ी दर कड़ी था। वो सबके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, सभी के लिए वो एकदम ब्रेकिंग न्यूज थी कि कैप्टन जा रहे हैं। ऐसा नहीं था कि हम काफी टाइम से उसके लिए प्लान थे, बिल्कुल हमें आइडिया था उस चीज का। तो मेरे को लगता है कि ये अफेक्ट कर गया है कांग्रेस को किसी तरीके से। तो और अगर वो भी स्मूथ चल जाती ना, आप देखिए चन्नी को बनाते हैं सीएम और नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी इंचार्ज बनाते हैं यहाँ पर, और उसके बाद कह देते हैं कि मैं अध्यक्षता छोड़ रहा हूँ। उसके बाद कहीं पर सिद्धू जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं सीएम फेस हुआ, सीएम फेस नहीं बनाया जाता, किसी जगह उनको बोलने के लिए कहा जाता है, वो बोलते नहीं है। तो लोग इस चीज में बड़े पजल्ड हैं और वो इरिटेट हो रहे हैं इस वक्त इस चीज से। चलिए, मैं अगला सवाल मेरा आप दोनों से, रजत से भी सौरभ से भी, कि शुरू में ये मान के चल रहे थे कि बीजेपी एक वाइड पास देगी
पंजाब के इलेक्शंस को, स्पेशली जिस तरह वो गठबंधन फ्रैक्चर हुआ, क्योंकि किसान आंदोलन में उन्होंने देख लिया कि वो एक अनपॉपुलर फेस और पार्टी तो बन ही गए हैं, ये अंडरस्टैंडिंग थी। और फिर उसके पक्ष में ये तर्क दिए जाने लगे कि नहीं, बीजेपी वैसे भी सीरियस प्लेयर नहीं थी, हो सकता है अगले चुनाव में देखे या इस बार उतना एंगेज ना करे पंजाब को जितना वो नॉर्मली बीजेपी जितने अग्रेसिवली प्रचार करती है। ये चीज कम से कम इस हफ्ते में जिसमें हम बैठ करके बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट गलत साबित हो गई है। इसकी क्या वजह पाते हैं? सौरभ, आप भी, रजत भी, दोनों चीजें बताइएगा कि बीजेपी ने क्यों बाद में अपना गियर चेंज किया। दो तीन चीजें हैं। पहला, भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि अगर पंजाब में हंग असेंबली आती है तो वो उनके राजनीतिक हितों के लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा, दो वजहों से। एक, अगर हंग असेंबली आएगी तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो ये एक स्टैब्लिश थ्योरी है कि जो मार्जिनलाइज प्लेयर हैं उनके चांसेस बढ़ते हैं, वो मेन स्ट्रीम में आते हैं। ये काशीराम जी बार बार ये बात कहा करते थे, है ना। दूसरा, केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो गवर्नर हाउस का से रहेगा। तीसरा, एक नए किस्म का पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो सकता है जिसमें बीजेपी एक बार फिर से अकाली दल के साथ आ जाए, क्योंकि कृषि कानून के मुद्दे पर वो अलग गए थे, कृषि कानून रिपील कर दिए गए हैं, और कैप्टन और इन सब के साथ एक नई गोलबंदी बन जाए। पहली चीज तो ये है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो कुमार विश्वास के बयान आ रहे हैं, आप इनकी टाइमिंग देखिए, है ना, ये जो बिल्कुल लास्ट में है, क्योंकि ये सबको पता है कि पिछली दफा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो गेम बिगड़ा था उसकी जो दो बड़ी वजह थी वो यही थी कि एक, कि इन्होंने खालिस्तानियों के यहाँ जाके रुके, उसका कुप्रचार हुआ, गर्मपंथियों से मिले, और पंजाबी हिंदू जो था वो इनसे दूर छिटका, और कैप्टन की एक इमेज थी, नो नॉनसेंस इमेज, बीइंग, और एक मोड़ में बम धमाका हुआ जिसको एक्यूज किया गया कि आम आदमी पार्टी के लिंक हो सकते हैं, हालांकि आज तक उसके बारे में कुछ आई नहीं क्लैरिटी। तो एक इस तरह से होगा, तो लोगों ने ये कहा कि लास्ट मिनट में उन्होंने लूज कर दिया। आप देखो फिर से ये जो चुनाव के 48 घंटे पहले, 72 घंटे पहले उसी फैक्टर को नए सिरे से उभारने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग रिलीजियस सेक्ट के नेताओं से मिल रहे हैं। तो जो आपने सबसे पहले निखिल कहा, जिन लोगों को लग रहा था कि बीजेपी, देखिए ये वाली जो बीजेपी है वो किसी को वॉकओवर नहीं देती है। यूपी का एक उदाहरण दूंगा, पंजाब के केस में करहल में अखिलेश यादव ने पर्चा भरा, बीजेपी ने वॉकओवर नहीं दिया। केंद्र सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल सिटिंग सांसद हैं, उनको लड़ाया, वॉकओवर नहीं है। पंजाब में भी गजेंद्र सिंह शेखावत इंचार्ज के तौर पे लगातार तैनात हैं, तरुण चुग राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो एक्टिव हैं। बीजेपी की कोशिश है कि उनका वोट परसेंटेज या तो इंटैक्ट रहे या बढ़े, जो कि मुमकिन है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स उनकी बहुत बढ़ गई। अकाली दल ने उन्हें हमेशा 23 सीटों तक रखा। अकाली दल ने हमेशा एक पॉपेट स्टेट प्रेसिडेंट बनाया। अकाली दल ने हमेशा ये इंश्योर किया कि जो पगड़ीधारी हैं, जो सिख हैं, वो बीजेपी के संगठन में बड़े पदों पर ना रहे। अकाली दल हमेशा इंश्योर किया कि बीजेपी पंजाबी हिंदुओं की, पंजाबी बनियों की, शहरों की पार्टी बनकर रहे। बीजेपी अब कॉन्शियसली इस इमेज से बाहर जाने की कोशिश कर रही है। सफल कितनी होगी ये अभी एक बड़ा लंबा रास्ता तय किया जाना, लेकिन और आप देखिए इसमें वो एक सीनियर पार्टनर बने हैं। उस मोर्चे की क्या परफॉर्मेंस होगी, ये इसको लेके बहुत मतभेद है और कोई बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं पाले है। अंदर खाने खुद बीजेपी भी डबल डिजिट की नहीं सोच रही है, अंदर खाने जो वहां लोगों ने कहा। पर फिलहाल उनका गेम ये है कि गेम में उनका से बना रहे। रजत, आप प्लीज इस सवाल का तो जवाब दीजिएगा जो मैंने पूछा। उसमें मैं एक चीज क्योंकि सौरभ ने जिक्र किया उसका, मैं चाहता हूं कि आप उस पर भी अलग से बात कीजिएगा। अभी जो जैसे कुमार विश्वास के दो बयानों की बात सौरभ कर रहे थे, ठीक है, दोनों आपने भी सुने और उसके वो अच्छी खासी कंट्रोवर्सी उसकी चल रही है। एक चीज जो मैंने रैंडम सुनी, वो मेरी बात गलत भी हो सकती है, आप प्लीज उसको करेक्ट कीजिएगा, कि ये कहा गया कि जिनको ऐसा लगता है कि इसका नुकसान होगा अरविंद केजरीवाल को, उनको गलत लगता है। इसका असर बिल्कुल वो नुकसान नहीं, वो फायदा करने जा रही है। वन, दूसरी जो काफी जैसे दिल्ली में बैठ के बहुत डाइसेक्ट किया जाता है पंजाब के इलेक्टोरेट को, हिंदू बनिया या हिंदू या मोने सिख और एक जो पगड़ीधारी जट सिख हैं, क्या वैसा फ्रैक्चर वाकई में एग्जिस्ट करता भी है? क्या ये दो धर्म अलग अलग सोचते हैं या फिर ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है? मैं कहूंगा कि इस दो धर्म के डिवीजन से ज्यादा जो बड़ा डिवीजन आप या कैटेगराइज कर सकते हैं वो रूरल और अर्बन को कर सकते हैं।
क्योंकि आप पिछली बार भी देखें, जितनी भी कन्वेंशनल पार्टी हैं उनकी ऐसी ही डिवीजन थी कि जो अर्बन वोटर है वो कांग्रेस के पास जाता है, जो रूरल है वो अकाली दल के पास जाता है। 2012 में भी जब इनकाश कर गए तो वो आटा दाल स्कीम ले आया, तो सारा दलित जो था एक तरफ शिफ्ट हो गया और अकाली दल जीत जाती है। तो जो बड़ा कैटेगराइजेशन है वो ये है, बजाय कि जो हिंदू, और क्योंकि हिंदू वाला जब मुद्दा उठा वो तो अब भी उठा जब सुनील जाखड़ ने कहा कि मैं हिंदू नेता था इसलिए नहीं बनाया। लोग कहते हैं कि इस वजह से रोष तो है, पर वो जो रोष वाली बात है वो आपको एक दो जगह ही सुनने को मिलती है, वो आपको पैन पंजाब सुनने को नहीं मिलती है। और जहां तक हम बीजेपी की बात कर रहे थे कि बीजेपी का चुनाव कैसा है और जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए उनकी कितनी परछाई उस पर है, तो जैसा सर कह रहे हैं कि वो डबल डिजिट में जाते नहीं दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अगर डबल डिजिट में नहीं भी जा रहे हैं और कितनी भी 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि इनकी जितनी भी जो सीट्स लेकर जाएंगे वो किसी भी पार्टी या पार्टी का जो सुप्रीम लीडर है उसको देखकर नहीं पड़ने वाले, वो उनका जो लोकल नेता है उसके नाम पर पड़ने वाली है। और अगर वो 5, 6 जितनी भी सीट्स लेकर जाते हैं, मुझे लगता है कि खेल या तो इस पर चुनाव का इन्हीं सीट्स का है जो भी 5, 6, 8, 10 सीट लेकर जा रहे हैं, या फिर वो अंडर करंट होता है तो किसी तरह क्लीन स्वीप होगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि ज्यादातर तो फंसने वाली गेम है। क्योंकि और जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि अभी जो कुमार विश्वास की भी जो स्टेटमेंट आती है, मैं पंचायत आज तक देख रहा था तो अरविंद केजरीवाल बड़े ठहर कर ये बात बोलते हैं कि देखिए, प्रीति जी ने उनसे सवाल पूछा कि आप नर्वस हैं इस बार के चुनाव को लेकर, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नर्वस हूं, 3-4 दिन ही बचे हैं, 3-4 दिन में ऐसा कुछ ना हो जाए, हमें बच के चलना होगा। और उसी के बाद कुमार विश्वास की स्टेटमेंट आती है। मैं इस चीज से शायद एग्री नहीं करता कि ये केजरीवाल के फेवर में जाएगी, क्योंकि आप देखिए चन्नी ने चिट्ठी लिखकर भेजी है प्रधानमंत्री को कि केजरीवाल के ऐसे ऐसे बयान के बारे में कुछ किया जाना चाहिए। तो केजरीवाल को पिछली बार भी यही डेंट पहुंचाया जा रहा था कि ये रेडिकल लोगों से जुड़े हुए हैं, और केजरीवाल को इस बार भी यही कहकर डेंट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, यार ये लोग आगे तो ये अनस्टेबल लोग हैं, पता नहीं बॉर्डर स्टेट में क्या करेंगे। इसीलिए दिल्ली वाले जितने न्यूज एंकर्स आते हैं वो यही सवाल पूछते हैं, बॉर्डर स्टेट है कैसे मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, इस पर बात होती है। फिर दूसरी जो बात होती है जो कुमार विश्वास को शायद काउंटर कर जाती है, वो दीप सिद्धू की एक क्लिप है जो वायरल हो रही है, जिसमें वो एक हाथ में कृपाण और एक हाथ में झाड़ू लिए खड़े हैं और कहते हैं कि पंजाबियों तुम इसमें से क्या चुनोगे। तो जब वो कृपाण लिए खड़े हैं या तलवार लिए खड़े हैं तो वो सिमरनजीत सिंह मान का समर्थन कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपको ये चुनना है, ये झाड़ू नहीं चुनना, पंजाबियों ने कभी झाड़ू नहीं पकड़ा। हालांकि एक रिपोर्टर ने इसका बड़ा अच्छा काउंटर करा कि सिमरनजीत सिंह मान के लिए आप तलवार लिए खड़े हैं, कृपाण लिए खड़े हैं, पार्टी चिन्ह तो बाल्टी भी है, तो फिर वो क्यों नहीं लेकर खड़े हुए जहां झाड़ू लेकर खड़े हो गए। तो मेरे को लगता है कि ये कॉन्ट्रेरी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये जरूर चाहेगी। जैसे मैं ये देख रहा था कि चन्नी का ट्वीट आया जब दीप सिद्धू की डेथ हुई, सुखबीर बादल का आया, मैं टिल डेट या तो मेरी कमी भी रह सकते, मैं अरविंद केजरीवाल का इसके ऊपर कोई ट्वीट नहीं देख सका, क्योंकि वो उनकी जो दीप सिद्धू की इमेज है वो एक एक्सट्रीमिस्ट की थी, है ना, 26 जनवरी से लोग जोड़कर देखते, तो वो कहते हैं उस चीज से बचा ही जाए तो बढ़िया है। और ये बहुत कॉन्शियसली अपने आप को इस बार गर्मपंथियों से दूर दिखा रहा है, रखने की कोशिश। एक चीज और है, मैंने जो पंजाब में अपने 1 हफ्ते के प्रवास में देखी, राजनीति के विद्वान और पत्रकार कह रहे हैं कि कड़ा मुकाबला है, किसी को स्पष्ट बहुमत आते नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे जो चुनाव मापने के औजार हैं या जो आम लोगों से हम बात कर रहे हैं, I might be horribly wrong, but I want to put it on record. Punjab is going to give a decisive mandate this time. I repeat, स्पष्ट बहुमत देता दिख रहा है पंजाब ने अपना राजनीतिक विकल्प चुन लिया है, और मुझे कोई बहुत गफलत नहीं दिख रही है। अंडर करंट तब होता है जब पकड़ने में मुश्किल हो, इसीलिए अंडर जोड़ा होता है। मुझे बहुत क्लियरली ओवर करंट दिख रहा है, एंड आई होप आई टर्न आउट टू बी राइट विद माय ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि पंजाब में इस दफा जो चुनाव हो रहा है वो किसी पार्टी के पक्ष में चुनाव नहीं है, वो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल ऑप्शन से थक के एक तरफ जाने का चुनाव दिख रहा है। और जब ये पूरी बात चल रही थी ना कि पिछली बार कुछ हो गया, इस बार कुछ, काठ की हांडी अमूमन एक ही बार चढ़ती है ना, तो काफी दिलचस्प होने वाला है चुनाव।
और मजेदार मुझे लगता है कि जहां पर हम करंट की बात कर रहे हैं, अंडर करंट की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का जिक्र ऐसे भी होता है कि पिछली बार देखिए मालवा बेल्ट में जहाँ 69 सीट्स है, वहां वो 18 सीट्स लेकर गए थे। मार इन्होंने खाई माझा और दोआबा में। जब हम भी दिल्ली से मूव करते हैं और बड़े बड़े नेताओं के नाम गिनते हैं, तो उसमें माझा और दोआबा में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स आपको नहीं दिखते हैं ऐसे। लेकिन आप पहुंचते हैं कपूरथला सीट पे, वहां पर वन ऑफ द रिचेस्ट कैंडिडेट राणा गुरजीत सिंह लड़ रहे हैं। दिल्ली में बैठकर आपको सिर्फ वही दिखते हैं, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको सीमा राणा भी दिखती हैं, जो रिटायर्ड जज हैं और आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है, क्योंकि लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। आपकी रिसर्च का हिस्सा तो वो रहती है, लेकिन लोग उनके बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि अच्छा चुनाव है। मुझे एक ये चीज लगती है कि जो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे मनप्रीत बादल बठिंडा अर्बन से लड़ रहे हैं, गिद्दड़बाहा से राजा वड़िंग लड़ रहे हैं, लंबी से कैप्टन है, जलालाबाद से सुखबीर है, हाँ ऊपर हम जाएं तो अमृतसर ईस्ट से सुखबीर और विक्रम लड़ रहे हैं। इन लोगों को हिलाना कितना मुश्किल है, कितना नहीं है। ऐसे ऐसे अनेकों नाम है, लेकिन ये गिने चुने नाम है, ये गिने चुने ही नाम है, क्योंकि ये बहुत जल्दी वॉक थ्रू नहीं करेंगे। ये किसी को ऐसे जीतने नहीं देंगे कि आम आदमी पार्टी की जीवन ज्योत लड़ रही है तो जीवन ज्योत वहां से जीत जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अंदर खाते गिद्दड़बाहा में लोग पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर राजा वड़िंग जो है वो 15,000 रुपए बांट रहे हैं, मिलने थे 1.5 लाख, 15,000 मिल रहे हैं। मनप्रीत बादल के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि वहां पर उन्होंने सोलर प्लेट्स लगवा दी हैं, बैटरी नहीं दी लेकिन सोलर प्लेट्स लगवा दी, और चुनिंदा घरों पर लगी हुई है। तो एक वो देखने वाली चीज है। एक चीज और भी है, पंजाब लंबे समय से एक तीसरे पॉलिटिकल ऑप्शन के लिए कसमसा रहा था। का दौर बीतने के बाद भी अगर आप देखिए 2012 में मनप्रीत बादल की पंजाब पीपल्स पार्टी नतीजों में टैली में कोई करिश्मा नहीं कर पाई। लेकिन अगर आप सीट वार देखें, 5,000 वोट, 8,000 वोट, 10,000 वोट, देखिए हमारी डेमोक्रेसी में क्या है कि एक व्यक्ति जो फर्स्ट पास द पोल वाला मामला है, एक व्यक्ति जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है, एक स्वीप मार जाता है इलेक्शन में। हमारे यहाँ वो रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला नहीं है कि फर्ज करिए 100 सीटें हैं, किसी को 40% वोट मिला तो उसके 40, किसी को 5% मिला तो उसके 5, ताकि हर वोटर का रिप्रेजेंटेशन वहां पे रिफ्लेक्ट हो। हमारे पुरखों ने वो सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया। तो जैसे पंजाब पीपल्स पार्टी है, अगर उसको कहीं 12,000, कहीं 15,000, कहीं मतलब इतने लोग एक तीसरा ऑप्शन तलाश रहे थे अकाली दल भाजपा वर्सेस कांग्रेस के गेम में। बसपा भी एक ऑप्शन था जो 90s में रहा। उसके बाद 17 में आम आदमी पार्टी ने वो तीसरा विकल्प देने की कोशिश की और अब तो कई मोर्चे खुल गए हैं। तो मुझे लगता है कि पंजाब की वो जो एक कन्वेंशनल से इतर देखने की कवायद थी, उसको इस बार एक बड़ा आयाम मिलेगा। रजत, मुझे एक चीज पे और क्लैरिटी चाहिए थी। सौरभ जब अपनी बात कर रहे थे, उन्होंने जब वो बीजेपी की टैक्टिक एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है कि एक पोस्ट पोल सिनेरियो में जो भी जैसा भी रिजल्ट आता है, जितना भी, वो अपनी प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए क्या पता अलाई कर जाए अकालियों के साथ में। अब अकाली मतलब ओरिजिनल पार्टी है सो टू स्पीक पंजाब की, उसको लेकर के आपको कैसा माहौल मिला? क्योंकि सबसे ज्यादा बेदखल इस चुनाव से, अगर सबसे बुरी स्थिति अगर किसी की हुई है तो वो अकालियों की है, ये शुरू में कहा जा रहा था। आपने क्या देखा? देखिए, दिसंबर 2021 में इस पार्टी को 100 साल पूरे हो गए ना, इतनी पुरानी पार्टी है। और हम लोग पटियाला से हमने अपना सफर शुरू किया था। मेरा पूरा सफर बीत गया, मैं बठिंडा जब तक नहीं पहुंचा, मेरे को मेजॉरिटी में लोग अकाली दल के बारे में कुछ भी बोलते हुए नहीं सुने। मतलब हाल ये था कि अगर उनसे पूछा यार अकाली दल भी तो चुनाव लड़ रहा है, उसके बारे में भी तो बात करो, तो एक आदमी ने इसके बारे में बड़ी सीधी और स्पष्ट बात कही। उन्होंने कहा कि जो हमारे गुरुओं की रक्षा नहीं कर पाए, वो हमारी क्या रक्षा कर लेंगे? हम उनको कैसे अपना भविष्य चुनने के लिए दे दें कि वो हमारा भविष्य तय करेंगे? जो 2015 का बेअदबी मामला है, वो लोगों के सर पर अभी तक सवार है और लोग उस बारे में बात कर रहे हैं, कोई नतीजा इसके बारे में नहीं निकल पाया। तो अकाली दल को एक तो वो डेंट पहुंचा रही है। दूसरी, जैसे प्रकाश सिंह बादल का अपना एक कल्ट था, सुखबीर बादल वो कल्ट नहीं है। सुखबीर बादल की आप जब भी कोई भी स्पीच वायरल होते हुए सुनेंगे, तो आप ऐसी सुनेंगे कि हम पानी का जहाज ले आएंगे, हम लोग हवाई किश्ती ले आएंगे, या ज्यादा से ज्यादा आप उनका विधानसभा में चन्नी के साथ डिबेट वाला जो वो हंसी मजाक था वो सुन लेते हैं। लेकिन आप उनकी कभी भी ऐसी कोई डिबेट नहीं देखेंगे या कोई ऐसी बाइट नहीं सुनेंगे जिसमें वो बहुत काम की बात कर रहे हो और लोग उनको बैठकर सुन रहे हो। ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट लोग तो ये भी कहते हैं कि सुखबीर बादल को चलाने वाले विक्रम मजीठिया हैं, क्योंकि अच्छे खासे पढ़े लिखे और
दिमाग से बिल्कुल स्पष्ट नेता, श्रूड पॉलिटिशियन जिसे कहते हैं, वो विक्रम मजीठिया है। सुखबीर बादल पोलाइट है, उस लिहाज से हंसी मजाक करते हैं, निकल जाते हैं। तो जो एक नरेशन बिठा दिया जाता है ना, जैसे कैप्टन अमरिंदर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, भगवंत मान मजाकिया है, सुखबीर बादल क्या है, सुखबीर बादल पता नहीं क्या यार, आता है बोलता है और चले जाते हैं, लोग ये कहते हैं, लाइटली ले रहे हैं। तो जितना उनके पिताजी के लिए स्पष्ट थे लोग, वो उनके लिए नहीं हो पाते, और सीएम फेस तो उन्हें ही बनाया जा रहा है। और कह रहे हैं कि नेता नहीं चुनिए, आप अपना सेवक चुनिए, हम लोगों की सेवा करने के लिए। लोग कह रहे हैं यार 10 साल दिए थे आपको, आपके राज में क्या क्या हो गया, उनके तो आज तक जवाब नहीं दिए। तो जैसे हम ड्रग्स की भी बात करते हैं, मैं बठिंडा बेल्ट में घूमा, जैसे जैसे आप बॉर्डर के पास लगने शुरू होते हैं, लोग ड्रग्स के ऊपर खुलकर बात करना शुरू कर देते हैं। तो लोग कहते हैं कि हम पूछते हैं कब से ड्रग्स शुरू हो गए, तो कहते हैं कि यार ये वाले जो ड्रग्स शुरू हुए ना, ये पिछले 8-10 साल में शुरू हुए। 8-10 साल पहले कौन थे सत्ता में? शिरोमणि अकाली दल। तो लोग कह रहे हैं कि यार यूथ खराब कर दिया इन्होंने, इसीलिए जो ठीक ठाक रहे थे वो बाहर चले जाते हैं, अदरवाइज यहीं पर दिहाड़ी करते हैं या कुछ लोग दम तोड़ देते हैं। तो शिरोमणि अकाली दल इसीलिए गायब नजर आ रही है। मैं तो खुद लोगों से स्पेशली पूछा करता था, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे, कांग्रेस की बात कर रहे थे, अकाली दल की बात क्यों नहीं कर रहे, मैं यही सवाल करता था। तो वो भी 2 मिनट लेजी सा होकर यही जवाब दे देता था। अकाली दल को जितना राइट ऑफ किया जा रहा है, अकाली दल का केस अभी पंजाब में बिल्कुल वैसा ही है जैसा बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है। मुझे लगता है इट्स टू अर्ली कि आप अकाली दल बसपा को खारिज करें। अपने फोर्स में, अपने गढ़ में वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास सांगठनिक ढांचा है, रिकॉल वैल्यू है, वो इस दफा एंटी इनकम्बेंसी नहीं झेल रहे हैं, और अकाली दल सिरे से पंजाब से खत्म नहीं होने वाला है। वो अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में दुरुस्त परफॉर्म करेंगे। कई लोगों ने कहा कि सबसे प्लान्ड ढंग से उन्होंने कैंपेन किया है और उनके लिए बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। सो दिस शुड बी ऑन रिकॉर्ड। एक चीज। दूसरी चीज, बीजेपी के केस में जब हम बात कर रहे थे, एक पॉइंट छूट गया था, वो ये था, एक पत्रकार ने बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पता नहीं बीजेपी सब घर साधने की कोशिश क्यों कर रही है। बीजेपी गांव में वैसे भी इस दफा नहीं घुस पा रही थी, किसान आंदोलन का था। इसके बजाय बीजेपी यदि शहरी इलाकों में जो कारोबारी हैं, मजदूर हैं, उन पर फोकस करती तो ज्यादा अच्छा होता। पर दूसरे ने कहा कि शॉर्ट टर्म में गेन मिल सकता था इसका, फिर लॉन्ग रन में एक लेबल चस्पा हो जाता। तो अगर आपको गेम लंबा देखना है तो इस तरह की स्ट्रेटेजिक भूल नहीं करनी पड़ेगी। एक और दिलचस्प बात कही गई कि बीजेपी के पंजाब स्तर के नेताओं ने केंद्र के नेताओं को ये बता दिया कि कैप्टन अमरिंदर में अद्भुत वोट कैचिंग एबिलिटी है, इसलिए उनको साथ ले आइए। सत्य ये है कि कैप्टन अमरिंदर के परिवार को, और ये बात मैं फिर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पटियाला अर्बन में मेहनत करनी पड़ रही है ताकि वो सीट जीती जा सके। तो रजत और रूहानी, मुझे एक चीज ये बताइए कि जब दिल्ली में बैठ के हम बात करते हैं तो ज्यादातर हम ओवरली पॉलिटिकल हो जाते हैं पंजाब को लेके, जिस तरह का वहां पे नॉइजी इलेक्शन हो रहा है, और उसमें फिर ये एक शिकायत नत्थी रहती है कि इसमें काम की बात कितनी है भाई, कोई जीते कोई नहीं जीते, कोई जिसकी सरकार बने या ना बने। पिछले इलेक्शन में भी हमने देखा था कि बहुत प्रेसिंग इश्यूज थे पंजाब के, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो ड्रग्स का इशू हो, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे वो बाकी स्टेट से पंजाब में आके काम करने वाले लोगों का वेलफेयर हो। इस तरह की बातें ना पिछले बार शिकायत के तौर पे होती थी, लेकिन इसको मतलब ये रैलिंग पॉइंट नहीं था इलेक्शन का, इस बार भी नहीं है। लेकिन आप लोग अपने रिपोर्टिंग में किस तरह की प्रॉब्लम्स, किस तरह की इश्यूज को देख रहे हैं ग्राउंड पे? चाहे इलेक्शन कैसे भी लड़ा जा रहा हो, किसी भी मुद्दे पे आप लोगों को कौन सी बातें ऐसी लग रही है कि यार ये चीज डॉक्यूमेंट होनी चाहिए कि ये गुंजाइश अभी पंजाब में रह गई है, उस स्टेट में जो रिचेस्ट स्टेट था आज वो 12वें-13वें नंबर पे है। एक मतलब जहां पे आपने एक नया फ्यूचर देखा था, ग्रीन रेवोल्यूशन जिस स्टेट में आती है, वो आज मतलब आउट ऑफ मतलब कॉन्वर्सेशन है इंडिया को लेकर के, जितनी भी अच्छी बातें होती हैं उनमें, सो टू स्पीक। देखिए, ये मैं अगर कहूं कि 2016 में उड़ता पंजाब आई, बिल्कुल बात होने लगी नशों के ऊपर। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था 2010 में, मैंने मकबूलपुर जाकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, अ विलेज ऑफ विडोज, वहां पर, क्योंकि सब नशे से खत्म हो चुके हैं। 2010 में भी वो वैलिड था, 2016 में मूवी आई तब भी वो वैलिड था, ये आज भी वैलिड है। और अगर मैं लोगों को डायरेक्ट और इमीडिएट इम्पैक्ट वाली बात करूं तो मैं कहूंगा यही सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को, इस ड्रग्स इश्यू को डिराइव करने तक की कई सारी वजहें हो सकती है, जिसमें से एक मुख्य वजह अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हो गई है, रोजगार नहीं बचा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता था,
आप पंजाब में कदम रखते थे तो कोई जगह किसी कपड़े के लिए जानी जाती थी, कहीं पर स्पोर्ट्स किट बन रही है, कहीं पर डेयरी लगी हुई है, कहीं पर खाने पीने का तगड़ा बिजनेस है। मतलब आप पंजाब का एक शहर का नाम लीजिए, वहां पर आपको एक एक खासियत बताई जाती थी। अब आप जाते तो आपको ढूंढनी पड़ती है। जहां आप पहले कंपटीशन होता था बहुत तगड़ा, वहां पर आपको एक आदमी मिलता है, क्योंकि पलायन हुआ है, इनका तगड़ा पलायन हुआ है। जिस बाप की एक टाइम पर एक फैक्ट्री चलती थी, उसको लगा यार मेरा लड़का तो इस एनवायरनमेंट में सेफ ही नहीं है, मैं इसको बाहर भेज दूं। ये एक समृद्ध व्यक्ति की बात बता रहा हूँ। और वहीं फिर मैं अमृतसर में जाता हूँ, एक अंकल बताते हैं जो मेरा बिजनेस है, कहते हैं पर बिजनेस इतना सक्षम नहीं है, पर मेरा जो लड़का है मैं उसको बाहर भेज दूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ रखा ही नहीं, नौकरी मिलनी नहीं। ये सेकंड लेवल का व्यक्ति था। तीसरा जो हमारे साथ हमारे ड्राइवर थे जर्नैल जी, जो पिछले कई 20-30 वर्षों से गाड़ी ही चला रहे हैं। मैंने उनसे पूछा आपका लड़का क्या करता है? वो कहते हैं कि उसने पढ़ाई कर लिया। मैंने कहा अच्छा, नौकरी वोकरी नहीं की? कहते नहीं, नौकरी उसे मिली नहीं। तो मैंने कहा क्या करेगा वो? तो कहते कि उसे विदेश भेज दूंगा। आप देखिए साइकी, एक जो कई लोगों को रोजगार दे रहा था, उसके बाद इस लेवल तक हर कोई अपने बच्चे को बाहर भेजना चाह रहा है। दो ही कारण है इसके सिर्फ, एक नशा है और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट है। उसको लगता है कि मेरे बच्चों की यहाँ पर नौकरी भी लग जाएगी, तो नशे का इतना ज्यादा फ्लो है यहाँ पर कि किसी ना किसी तरीके से नशे की आदत लगेगी और नौकरी भी उससे छूटेगी। हालत ये है कि हम बठिंडा में एक जगह घूम रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट हमने उसके ऊपर की है, जो 6 बेड का हॉस्पिटल था। वहां पर लड़के आते हैं, नशा करते हैं, अभी भी करते हैं। वहां पर आपको फॉयल मिलेगा, पैकेट्स मिलेंगे, सिरिंज मिलेगी। और जो हॉस्पिटल था वहां पर चोरी किया हुआ सामान इकट्ठा करके रखा जाता है और उसको आगे बेचा जाता है, जिससे वो नशा खरीदते हैं। नशा सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि लोगों को अभी इमीडिएटली डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। उसके बाद जो मुद्दा है वो ग्राउंड वाटर है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि आने वाले 20-30 साल में, एक आदमी ने मेरी छाती पे हाथ रखते हुए बड़े हक के साथ और बड़े जोर से बात बोली कि देखना आपके जीते जी ही ये जो नीचे की मालवा बेल्ट है ये रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी और आप देखते रह जाएंगे। इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मुझे लगता है इसी वजह से, क्योंकि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो शायद एक अर्बन सिविलाइज्ड और एजुकेटेड वोटर को अफेक्ट करते हैं। तो केजरीवाल के पास जब भी कोई न्यूज एंकर पहुंचता है और उससे पूछता है कि चन्नी ने कहा, सिद्धू ने कहा, कहते हैं आप इनकी बात क्यों कर रहे हो, आप मुद्दों की बात करिए ना, हम मुद्दों पे बात करेंगे। तो ये उनका एक स्मार्ट मूव है, ये स्ट्रैटेजी भी है और लोगों को ये अट्रैक्ट भी करती है किसी ना किसी तरीके से। एटलीस्ट चाहे वो 5 या 10% वोटर हो, लेकिन अट्रैक्ट कर रही है तो बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि जो ये दो मुद्दे हैं ये किसी तरह से एड्रेस होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए इस बार। अच्छा अजय, आप आई एम श्योर कि जो पानी वाली बात जिन्होंने की वो किसान थे और एक नेता ने भी कहा कि आप मेरे साथ 1 घंटे का इंटरव्यू करिए, मैं इस पर पूरी बात करना चाहता हूं। लेकिन ये नेता ऐसे थे जो कि सिर्फ शायद एक कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। अच्छा, तो मैं ना ये जानना चाह रहा था कि बहुत विलिफाई की पंजाब के अंदर जो पैडी जो उगाते हैं, जो धान की उपज होती है, वो किसान पिछले काफी टाइम से इस चीज को लेकर परेशान है कि हिंदुस्तान में ये चलन नहीं था किसानों को किसी चीज को लेकर के अक्यूज करने का। जब से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बढ़ी है तब से वो एक साइकिल है कि वो अक्टूबर एंड या नवंबर दिसंबर और जनवरी फर्स्ट वीक तब तक के पंजाब के किसान गालियां खाते रहते हैं कि ये लोग पराली जलाते हैं। मतलब मैं नहीं गया हूं पंजाब, जो पंजाब गए हैं वो लोग जानते होंगे कि वो जलाते हैं या उनको जलाना पड़ता है। इस चीज को लेकर और फिर कानून भी बने हुए हैं। और जब किसान आंदोलन है उसमें एक मुद्दा ये भी था कि जितनी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट उसके लिए रखी गई है और जितना ऑल्टरनेटिव दिया गया वो बड़ी नाकाफी है। तो क्या इस चीज को लेकर के आपसे किसी ने बात की? इस बारे में बात नहीं हुई। मतलब हम लोगों से पराली के ऊपर कोई बात नहीं। पराली वो कहते हैं कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड जब लोगों से बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि हम कई सालों से सुनते आ रही है ये चलता रहेगा, या तो सरकार हमें कोई ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करे जिसमें वो हमारी हेल्प करे। सिर्फ एक्यूज करने से काम नहीं चलेगा ना, तो वो वाली चीज है। इसके ऊपर तो ये चुनावी मुद्दा नहीं है लोगों के लिए। लोग कहते हैं ये हम डील कर जाएंगे। ठीक है रुहानी, आपको कुछ ऐड करना है जो आपने अपनी नजर से देखा कि पंजाब के अंदर ये चीजें, आपको जो कन्वर्सेशन अभी चल रहा है इसमें ये चीज मिसिंग है? डेफिनेटली जो सर ने बोला कि इन्वायरमेंटल इश्यूज जो थे या जो होते हैं किसी भी स्टेट में, उनको एड्रेस नहीं किया गया और नहीं किया जाता। उस चीज का मेरी एक ऑब्जर्वेशन रही कि कहीं कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ फेसेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है और पर्सनालिटी सेंट्रिक है और उसको पूरा जिसको बोलते हैं कि एक कंपटीशन और बहुत ही रोचक ढंग से जिसको कहते हैं कि कैंपेनिंग चल रही है, तो वो सब हो रहा है। लेकिन कोई भी असल मुद्दे जो हैं वो कोई डिस्कस नहीं कर रहा। हालांकि इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो हमने काफी जगह पे देखी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं लोगों के वो माफ हुए हैं या नहीं हुए हैं,
उसके उसके ऊपर भी काफी डिस्कशन हुई, बहुत ही। इनफैक्ट हम एक गांव में गए थे, वहां पे सरपंच जो थे उस गांव के, उनकी और जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे, उन उन दोनों के बीच में थोड़ी सी झड़प हो गई थी चन्नी कि की ही सीट थी, बधौर अ, कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां अ, पर था ये। तो वैसा ये एक चीज रहती है। और दूसरा आई थिंक बहुत ही सटल लेवल पे एक चीज हमें देखने को मिली कि कास्ट फैक्टर कितना हम्म रोल प्ले करता है किसी भी पॉलिटिक्स में। कि हम मानसा के गांव में थे, जहां से सिद्धू मूसेवाला सीट पे खड़े थे। हम्म और वहां पे हमने देखा कि वहां पे एक गांव में दो शमशान घाट बने हुए हैं, जो हम्म जो कि एक शमशान घाट सो कॉल्ड अपर कास्ट वालों का था, ऐसा बोलते थे वो। और दूसरे हम्म। का नाम उन्होंने रख दिया कि एससी शमशान घाट। सो अच्छा, नाम नहीं है, मैंने देखी थी वैसे रिपोर्ट वो। जी, तो हम्म उसमें कहीं मतलब ये बकौल उन्हीं लोगों की जुबानी की, या वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहां पे कोई छत नहीं है, वहां पे बारिश हो जाती है तो उनको भीग कर मतलब वहां पे वापस आना पड़ता है। और वो कहते थे कि वहां पे मुर्दे भी आप सही तरह जला नहीं सकते। तो मतलब ये एक चीज इतनी ज्यादा आपको हिट कर जाती है। मतलब मैं तो कैमरे के पीछे रहते हुए ये सब बातों को सुनता हूँ और शूट कर रहा होता हूँ, लेकिन जब आप किसी नेत्रहीन महिला को सुनते हैं ये कहते हुए कि मेरे घर पे तो अभी तक शौचालय नहीं पहुंचा, तो आपको वो चीज बहुत हिट करती है और आपको लगता है कि असल मुद्दे तो ये होने चाहिए थे। हम्म। और एक एक वो ना पैरालाइज्ड आखिर। व्यक्ति जी। है, उसके घर हम्म पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। आप देखिए, मतलब गूगल पे हमें वो गांव नहीं मिल रहा है, लेकिन हम्म जैसे हम स्टोरी की खोज में और लोगों की जरूरत के तहत हम उस गांव तक पहुंच जाते हैं। तो कोई नेता भी पहुंच सकता है, लेकिन वो उस व्यक्ति का आधा शरीर नहीं चलता है, वो रो पड़ता है, क्योंकि वो इस चीज से भी खुश है कि कोई हमारा हालचाल लेने आ गया है। हम्म। पानी जो है वो हरा और नीला दिख रहा है आपको, आपके सामने। जानवर भी शायद उसमें नहाते हो, लेकिन वो पिएगा उस पानी को, आप देखिए। तो मैं एक एक लास्ट सवाल, और बिल्कुल बहुत छोटा जवाब, क्रिस, 2-3 मिनट का टाइम हमारे पास अभी बच्चा है, अगले सेगमेंट में भी जाना है। जैसे मुझे ये पूछना था कि एक जो अरविंद केजरीवाल का जो कनेक्ट है अपने इलेक्टोरेट के साथ में दिल्ली में, वो एक मेयर ऑफ दिल्ली वाला ज्यादा है, ठीक है। वो उसी तरह की पब्लिक डिलीवरी की बात करते हैं जो लोगों के घर में, जो घर के अंदर जरूरत पड़ती है। और वो अब क्योंकि दिल्ली एक अर्बन सेटअप है तो उन्हीं चीजों से काम चल भी जाता है। पानी और बिजली एक बहुत बेसिक चीज जो है, मैं नहीं कह रहा रूरल में काम नहीं पड़ता, लेकिन वो एक ज्यादा वो एक अर्बन प्रॉमिस है। या वो आप मोहल्ला क्लिनिक पे देख लो, जब वो पंजाब आते हैं तो पंजाब में उनको एक बहुत बड़े रूरल वोटर से वोट लेने हैं। तो क्या आपने जिस तरह से उन्होंने अपने इलेक्शन को, अपने प्रचार को क्राफ्ट किया है, क्या उसमें आपको ऐसा कुछ लगा कि उन्होंने ये नई चीजें इंट्रोड्यूस की हैं अर्बन से रूरल जाते हुए? नहीं, से ज्यादा मुझे लगता है कि हम आम आदमी के पास उतरते हैं वहां पर, जो कि लोकल व्यक्ति है, वो यही कहता है कि हमारे यहाँ पर तो 8वीं तक स्कूल है, 8वीं के बाद हम लड़की को भेजते नहीं है बाहर, क्योंकि फिर हमारे को सेफ्टी का इशू हो जाता है। डिस्पेंसरी और जो हेल्थ सेंटर है वो चलता नहीं है। तो जो बिल्कुल लो इकोनॉमिक ग्रुप है, जो या रूरल में जो बैठा है, उसकी जरूरत तो यही है कि शिक्षा मिल जाए, हेल्थ ठीक हो और खाना आ जाए घर का। तो खाना तो वो कह रहे हैं कि यार हमें दिहाड़ी तो मिले, हमें 80-80 साल के बुजुर्गों से मिले जो दिहाड़ी के लिए बैठे हैं, कि काम हमें मिल जाएगा तो हम कमा लेंगे। लेकिन जो एक बेसिक, जो सरकार को चीजें मुहैया करानी होती है, जो इन्होंने किसी तरीके से ये एक जादू की छड़ी पकड़ ली है कि बिजली का जिक्र करते हैं, स्कूल की करते हैं और हेल्थ की करते हैं, ये डायरेक्टली इंपैक्ट करती है लोगों को, चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो। इसी का जिक्र बार बार वहां पर भी होता ही है। ठीक है, ऑन दैट नोट, पंजाब को लेकर के जो आपने इनसाइट शेयर किया उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। आई एम श्योर आप लोगों के अभी और प्लान्स हैं, शायद आज भी कुछ एंगेजमेंट्स हों आप लोगों को। अब हम लेते हैं आपसे विदा।